हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जैसे जहां भी होंगे अच्छा होंगे, अपने और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की एक कहानी मैं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी सुन के आप लोगों को ये कहानी जितनी परेशान करेगी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को बेचैन करेगी। ये एक ऐसी कहानी है, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जितनी ज़्यादा परेशान करेगी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को ये कहानी बेचैन करने वाली है। तो आज हम बात करेंगे आज से 40 साल पहले कोलकाता में जन्मी एक लेडी की, जिसका नाम सूचना सेठ था। सूचना सेठ एक बड़े ही अच्छे परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में जन्मी। अच्छे तरह से उनका पालन पोषण हुआ। आगे चल के वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी। कहते हैं उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन। कोलकाता के एक बड़े ही नामी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। बेंगलुरु शिफ्ट हुई और उनको ये भी आपको बता दूं कि बहुत सारे भाषाओं का भी ज्ञान था। कई यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर का भी काम कर चुकी थी। एज ए होस्ट भी उनको कई जगह बुलाया जा रहा था और काफ़ी अच्छा बोलने में भी तर्क शक्ति उनकी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पढ़ी लिखी बैकग्राउंड था और पढ़ा लिखा खुद भी वो थी। तो खुद पे पढ़ी लिखी थी ही और बैकग्राउंड उसी माहौल का था, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इस सब में अपने आप को ढालने में। तो जब उनका पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुआ तो उन्होंने जब अपने आप को बेंगलुरु शिफ्ट किया तो बेंगलुरु में ही उन्होंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टअप स्टार्टअप LVI कुछ करके ऐसे था उनका कुछ बिजनेस का नाम, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। जो कि बिजनेस इनका खुद का ही था, यही उस बिजनेस की CEO थी। कहते हैं वहीं पे बिजनेस कर रही थी। इनका एक बेटा था। इनका एक बेटा 4 साल का था, 4 या 5 साल का। ये 6 जनवरी को अचानक से प्रोग्राम करती हैं और 6 जनवरी का फ़्लाइट बुक करती हैं बेंगलुरु टू गोवा, और ये गोवा आती हैं। गोवा में ये एक होटल बुक करती हैं। होटल में ये 6, 7 और 7 का नाइट, मतलब 2 दिन रहती हैं। तीसरे दिन ये यहाँ से निकलती हैं। तो ये 2 दिन अपने बच्चे के साथ घूमती हैं गोवा में। गोवा 2 दिन घूमने के बाद ये 8 को 1 बजे नाइट में ये जो रिसेप्शनिस्ट होता है होटल का, उस रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करती हैं, भैया मेरे को एक कैब चाहिए। वो आश्चर्य में पड़ जाता है, 1 बजे एक लेडीज कैब क्यों मांग रही है। तो वो बोलता है, मैडम 1 बजे नाइट में आप क्या करेगी कैब, अभी मैं किधर किधर बात करूं। फिर भी होता है, होटल वालों का पहचान होता है ये सबसे। मैडम बोलती हैं कि मेरे को बेंगलुरु जाना है अभी के अभी। तो वो बोलता है कि मैडम अभी 1 बजे रात को कैब आप बुक करेंगी, बेंगलुरु यहाँ से 520 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर भी है, और खर्चा भी ज़्यादा लगेगा प्लस टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो आप फ़्लाइट ले लीजिए। तो मैडम बोलती हैं कि नहीं, मैं फ़्लाइट से नहीं जाऊंगी, मुझे कैब चाहिए। तो इनके विवश करने पे वो रिसेप्शनिस्ट ट्रैवल डेस्क वाले को कॉल करता है और एक कैब बुक करता है। कैब बाकायदा 1 बजे रात में आती है। मैडम
होटल छोड़ती हैं। तो जब ये होटल से बाहर जा रही हैं तो इनके पास कुछ नहीं, एक ये है और इनके साथ एक बैग है। बैग इनका रखा जाता है और ये गाड़ी में बैठ जाती हैं, गाड़ी जाने लगता है। सुबह में 7 साढ़े 7 के करीब में स्वीपर जैसा कि होता है ना, साफ़ सफाई के लिए आदमी रहता है, और घर भी जैसे साफ़ होता है वैसे होटल को भी तो साफ़ करना पड़ता है ना, रूम को। तो स्वीपर जाता है रूम सफाई के लिए। रूम सफाई के लिए जब स्वीपर जाता है तो देखता है कि फर्श पे, रूम के फर्श पे ब्लड के धब्बे हैं, खून के निशान कई जगह। तो स्वीपर अपने मालिक को बताता है जो रिसेप्शन पे बैठा है, और रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, अपना ओनर को बताता है। ओनर रिसेप्शनिस्ट से फिर बातें होती हैं। रिसेप्शनिस्ट ऐसे जो भी कहानी है सब बताता है कि मैडम 1 बजे रात में निकली, वो उनको अर्जेंट था, मैं बोला उनको फ़्लाइट लेने के लिए, वो फ़्लाइट भी नहीं ली, उन्होंने कैब बुक कराया और उसी से वो चली गई। लेकिन ये ब्लड का धब्बा कैसा है ये मेरे को भी नहीं पता। और चेकआउट वो की तो चेकआउट भी की तो उनके साथ ऐसा कुछ था नहीं। फिर अचानक से उस रिसेप्शनिस्ट को ये दिमाग में आया कि मैडम जब चेक इन की थी तो इनके पास एक छोटा सा बच्चा था, मैं भी इन्हीं का बेटा था। फिर भी वो कैसे बोल सकता था, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता था, खुल के वो कुछ बोल नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, उसी टाइम पुलिस वाले को फ़ोन किया, गोवा पुलिस को। गोवा पुलिस से बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे होटल में एक लेडी रहती थी, वो लेडी के साथ एक छोटा सा बच्चा था, वो 1 बजे रात में यहाँ से निकली चेकआउट करके, जब इधर से वो गई तो उनके साथ वो बच्चा नहीं था। और रूम जब सुबह में हम लोग सफाई के लिए जा रहे हैं तो ब्लड का धब्बा है, कई जगहों पे निशान है। तो अभी हम लोग क्या करें, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग अपने तरीके से कुछ सोचिए और अपने तरीके से कुछ करिए। गोवा पुलिस आई, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि मैडम जब चेक इन कर रही है तो उनके साथ बेटा है, बाकायदा वो अपने बेटे के साथ 2-3 दिन गोवा में घूमी भी हैं, और जब चेकआउट किए हैं तो उनके साथ वो बेटा नहीं है। कैसे क्या किया जाए, मैडम निकल चुकी हैं। फिर पुलिस पूछता है कि आपने वो जो बुक किया था गाड़ी, उस गाड़ी का नंबर क्या था। वो गाड़ी का नंबर बताता है, गाड़ी का नंबर बताता है तो उस नंबर से उस मालिक का पता पूछा जाता है। उस मालिक के द्वारा उस ड्राइवर का नंबर लिया जाता है, उस ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है कि तुम अभी कहाँ हो। तो वो बताता है कि कर्नाटका में एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट मैं थोड़ा इस जगह का नाम देख के बता दूं आपको। वो जगह का नाम है मंगला पुलिस स्टेशन। तो एग्जैक्टली उस जगह का नाम होता है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में वो होता है, वो बोलता है कि हम चित्रदुर्ग में हैं, और एक्चुअली वो चित्रदुर्ग वहीं कर्नाटका का ही कोई क्षेत्र था। मतलब वो लोग पहुंचने वाले थे, 200-250 किलोमीटर अगल बगल में थे। तो वो बताता है, वो पूछता है कि मैडम कहाँ है। जब पुलिस वाला पूछा मैडम से मेरी बात कराओ, तो मैडम से वो बात कराता है। मैडम से पुलिस वाला पूछता है कि मैडम आप अभी किधर हो, तो ये बताती हैं आप 1 बजे क्यों चेकआउट करके गई, आप एक औरत हो, आपको सोचना चाहिए, आप कैब से गई, अगर आपको इतना ही अर्जेंट था तो फ़्लाइट बुक करना था। और दूसरा कि आपने चेक इन किया था तो आपके साथ एक बेड बच्चा था, वो बच्चा किधर है, वो बच्चा आप चेकआउट करते टाइम लेके नहीं गई। तो ये बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, बच्चा मेरा रिश्तेदारी में है, मैंने एक रिलेशन में बच्चा को रखा है, वो बच्चा वो लोग पहुंचा देंगे 5-6 दिन में। फिर फिर पुलिस वाला का भी अलग दिमाग होता है, वो लोग उनका रिलेशन का पता पूछता है, किधर रिलेशन है, आप एड्रेस दीजिए। मैडम भी बिना झिझक एड्रेस दे देती है, गलत ही एड्रेस दी है। अब जो एड्रेस दी है, जो रूम नंबर दी है, उस एड्रेस पे पुलिस जा रही है तो कोई है ही नहीं, उस रूम
का भी कोई पता नहीं है, कहीं कहाँ किधर है वो रूम, उस एड्रेस पे वो रूम नंबर, कहीं मकान नंबर दिख ही नहीं रहा है। तो फिर ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है, फिर ड्राइवर से बोला जाता है कि अभी आप किधर हो, मेरे अच्छा से मेरा बात सुनो, आप जहाँ भी हो कुछ बताने की नहीं है उस वो औरत को, और आप वहाँ लोकल में कहीं पता करो कि नज़दीक में कोई पुलिस स्टेशन है क्या। अगर कोई पुलिस स्टेशन है पता करो, पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो चाय पीने के बहाने गाड़ी से उतरो और किसी आदमी से पूछो कि इधर लोकल में नज़दीक में कोई पुलिस स्टेशन किधर है। तो वैसा ही वो करता है, वो चाय पीने के बहाने उतरता है और पूछता है, तो एक आदमी बताता है कि इधर ही बगल में एक मंगला पुलिस स्टेशन है, जो कि 200 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रॉपर कर्नाटका से। तो वो क्या करता है, वो पता करके, और जैसा कि पुलिस वाला बोला था कि पता करो और मैडम को बताओ मत, तुम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस स्टेशन जाके मेरे को डायरेक्ट पुलिस वाले से मेरी बात कराओ कि ये गोवा पुलिस है, आपसे बात करना चाहती है। तो ऐसा ही सेम करता है, वो आदमी से लोकल से पूछता है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाके मैडम अभी कुछ समझ भी नहीं पा रही है, तब तक वो पुलिस वाले से, गोवा पुलिस से बात करा देता है। गोवा पुलिस बोलती है कि एक्चुअली ऐसा ऐसा कांड हुआ है, ये ऐसा ऐसा कांड करके गई हैं, तो इनका थोड़ा तलाशी लिया जाए और इनके बैग का भी थोड़ा आप लोग तलाशी ले लो, हम लोगों को ऐसा ऐसा संदेह हो रहा है। इनके बैग का जब डिक्की से बैग निकाला जाता है, बैग की तलाशी ली जाती है, तो ऊपर में कपड़ा निकलता है और नीचे में उस बच्चे का लाश। सब कर्नाटका मंगला पुलिस स्टेशन का जो दरोगा है वो बोलता है गोवा पुलिस को कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैडम के बैग में एक बच्चे की लाश है। और वो मंगला पुलिस वाला तो देख के एकदम सन्न रह गया कि ये क्या है, ये भी कैसे हो सकता है। फिर मंगला पुलिस स्टेशन का स्टाफ को गोवा पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप लोग उस औरत को अपने कस्टडी में रखिए और बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए, हम लोग कुछ अरेंज करके कल के डेट में आते हैं और वो लेडी को हम लोग अपने हिरासत में लेते हैं। तो एक्चुअल में वो गोवा पुलिस थी, ये कर्नाटका पुलिस थी। तो अब कर्नाटका पुलिस से हैंड ओवर लेना है गोवा पुलिस को, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट रिमांड लेनी पड़ेगी, और बिना ट्रांजिट रिमांड के आप ले नहीं सकते। तो उन लोगों ने अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में दरवाज़ा खटखटाया, एप्लीकेशन दिया। उन लोगों का वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया, वो औरत उन लोगों को हैंड ओवर की गई। फिर वो औरत को ये लोग अपने कस्टडी में लिए, गोवा लेके आए, उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में ये पता चला कि लेडी जो थी कर्नाटका में गई थी, जब इसने अपना बिजनेस शुरू किया उस टाइम वहाँ पे एक लोकल बंदे से उस लेडी का मुलाकात हुआ, जिसका नाम था बैंकट, बैंकट करके कुछ नाम था, मतलब बैंकट था, टाइटल मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो बैंकट से उसका मुलाकात हुआ, मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और जब प्यार में बदला तो दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए 2010 में। 2010 में शादी की, अच्छा खासा चल रहा था इन लोगों का रिलेशन। 2019 में बेटा हुआ, 9 साल बाद 2019 में बेटा हुआ। इन दोनों का धीरे धीरे रिलेशन में दरार आने लगी। ये लोग अब चाह के भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे। वाइफ दूसरे जगह रहने लगी, हस्बैंड दूसरे जगह रहने लगा, लेकिन फिर भी हस्बैंड को था कि अपने बेटे से मिलने जाना रहता था। तो हर 2 दिन 4 दिन पे अपने बेटे से मिलने जाता उसका हस्बैंड, और अपने बेटे से मिलके वो बहुत खुश होता, और जो कि उसकी वाइफ को ये पसंद नहीं। उसकी वाइफ चाहती थी कि हमारा हस्बैंड कभी भी जीवन में खुश ना रहे, कैसे भी वो खुश नहीं ना रहे। उसको दुख ही रखने के लिए ये हर कर्म को करने के लिए तैयार थी। तो सूचना सेठ लास्ट में अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर इसका हस्बैंड भी रेडी हो जाता है
दोनों लोग अदालत में जाते हैं तलाक के लिए। तलाक भी एक्सेप्ट होता है और बाकायदा जब बच्चे की बारी आती है कि किसके पास रहेगा तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर माँ को ही दिया जाता है बेटे और बेटी के लिए। तो माँ के पक्ष में अदालत फैसला सुनाती है कि बेटा माँ के पास रहेगा, लेकिन ये भी बोलती है कि अगर बाप बेटे से मिलना चाह रहा है तो सप्ताह में 4 दिन बाप अपने बेटे से मिल सकता है। उसके लिए सूचना सेठ अपने हस्बैंड पे दबाव नहीं बना सकती, उसको परेशान नहीं कर सकती। अगर उसका बाप चाह रहा है तो अपने बेटे से वो सप्ताह में 4 दिन मिल सकता है। तो अब कोर्ट का ये फैसला आ गया कि उसका बाप 4 दिन मिल सकता है अपने बेटे से। और वो जब अपने बेटे से मिलता तो बहुत खुश होता, इतना खुश वो कभी नहीं होता। और वो देख के उसकी वाइफ अंदर से बहुत जलती, उसको अच्छा नहीं लगता कि उसका हस्बैंड खुश हो रहा है। उसको बिल्कुल भी ये गंवारा नहीं गुजरता था। वो चाहता था कि हमारा हस्बैंड बिल्कुल हमेशा दुखी रहे, और अपने हस्बैंड को दुखी रखने के लिए वो कुछ भी करने को और किसी भी हद तक जाने को रेडी थी, चाहे उसके लिए अपने आप को भी कुछ करना पड़े। जैसा कि कोर्ट का आदेश था वैसे वो हमेशा अपने बेटे से मिलने आता था, मिल के जाता था, बहुत खुश रहता था। उसका बेटा भी उससे मिलता तो बहुत खुश होता। बेटे को क्या पता है, मम्मी पापा 4 साल के बेटे को क्या पता है कि मम्मी पापा में झगड़ा है, मम्मी पापा का तलाक हुआ है, क्या हुआ है, उसको तो ये सबसे पता नहीं। उसको तो अपना मम्मी पापा से मतलब है। वो जैसे अपनी मम्मी के पास खुश रहता वैसे पापा के पास खुश रहता। ऐसे ही बात दिन बीतते गया। कुछ 8 तारीख के करीब में उसका हस्बैंड यानी वेंकट को आना था अपने बेटे से मिलने। उसी बीच उसका विदेश का कुछ काम हुआ, काम क्लियर हो गया, वो विदेश चला गया। तब तक 8 को मिलने आना था, 6 को विदेश चला गया। इसको पता चला कि 6 वो विदेश चला गया। ये क्या कि 6 को ही फ्लाइट का टिकट ली और मुंबई से गोवा के लिए प्रस्थान कर गई। गोवा में इसने होटल बुक किया, गोवा में रहने लगी। गोवा में 2-3 दिन अपने बेटे को घुमाई फिराई। फिर वो यही सोचने लगी कि अभी हम लोग इधर आए, हम लोग खुश हैं, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो फिर से तो विदेश से काम करके आ ही जाएगा, फिर मेरे बेटे से मिलेगा, फिर मेरा बेटा से मिलकर वो खुश होगा। और वही वो चाहती नहीं थी। लास्ट में मैं जैसा कि बोला कि जितनी परेशान करेगी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये कहानी आपको बेचैन करेगी। तो जब उसको ये लगा कि फिर से वो आएगा, फिर मिलेगा, फिर खुश होगा, फिर मैं देखूंगी, फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरे को तकलीफ़ होगी, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये आया कि मैं अपने बेटे का ही खून कर दूंगी। ना मेरा बेटा रहेगा, ना उससे वो मिलेगा, ना वो खुश रहेगा। और रात में ही अपने बेटे को मार दी। अब मारने के बाद वो करे तो क्या करे, गोवा में कहीं जगह का उसको कुछ पता नहीं है, किसी से जान पहचान नहीं है, कहीं भी जा नहीं सकती अकेले। तो लाश को कहाँ ठिकाने लगाया। तो उसने क्या किया कि उसी रात उसको मारा। उसके बाद वहीं अब सोची कि फ़्लाइट बुक करूँगी, तो फ़्लाइट से अगर जाती हूँ तो फ़्लाइट पे एयरपोर्ट पे जाने पे चेकिंग होती है, बाकायदा स्कैनिंग में पता चल जाएगा बैग में क्या है। तो उसकी वजह से उसने फ़्लाइट नहीं लिया, उसने कैब किया। कैब से जाने की ठानी कि हम आराम से चले जाएंगे, वहाँ जाके इसका क्रियाक्रम जो भी है कर देंगे, कोई नहीं जानेगा बच्चे के बारे में, जैसा होगा वहाँ हम जाके ये सब झेल लेंगे। ये सब करके वो सब अभी सोच ही रही थी और प्लान व्लान करके गाड़ी वाड़ी बुक ही की, अभी जा ही रही थी, रास्ते में थी, तब तक इधर ये सब हुआ। पुलिस ने उसको पकड़ा। पुलिस को ये बताई कि मैं अपने हस्बैंड को खुश देखना नहीं चाहती थी, मैं ये सोचती थी कि वो विदेश गया है, वो आएगा, फिर उससे मिलेगा, फिर वो खुश होगा। तो इस चक्कर में मैंने अपने बेटे को मार दिया कि ना मेरा बेटा रहेगा, ना उससे वो मिलेगा, ना खुश होगा। तो मैं किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को खुश देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। तो आप लोग सोचिए कि एक माँ जिसको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया, एक 4 साल के बेटे को, अपने ही बेटे को, किसी दूसरे के दुश्मनी की वजह से अपने ही बेटे को मार दे रही है कि मैं अपने बेटे को मार दूंगी तो दूसरा खुश नहीं रहेगा। तो ये हो रहा है इस ज़माने में। आज के इस दुनिया में कुछ भी संभव है। तो मैं यही कहूँगा, हम लोगों का काम है सुनाना और सुनना,
लेकिन अपने से जो अच्छा है उसी को करना है। दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं रखना है। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपना राय ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा, और अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं इस काम को और उत्साह होकर और उत्साहपूर्वक जारी रख सकूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।